रमन मलिक जी, आपने हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी को सुना, जो ये कह रहे हैं कि खेल मंत्रालय का रवैया पिछले 4 दिनों से पूरी तरह से उदासीन है। उनकी तरफ से खाना पूर्ति की गई है, उससे ज्यादा उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया। ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी? क्यों बैकिंग की जा रही है किसी एक सांसद को इतनी ज्यादा? देखिए, किसी एक सांसद को बैकिंग नहीं करी जा रही। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि फेडरेशन के प्रेसिडेंट बृजभूषण एक बीजेपी एमपी भी हैं। महज ये एक विषय है, कोई इसलिए वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट नहीं है क्योंकि वो बीजेपी के एमपी हैं। वो बीजेपी के एमपी भी हैं और फेडरेशन के भी हैं। तो एक तो ये बीजेपी के ऊपर थोपने का जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है ना, उसको सबको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये विषय उनके प्रेसिडेंटशिप का है, उनके प्रेसिडेंट के साथ है और फेडरेशन का और खिलाड़ियों का है। ये बीजेपी से संबंधित नहीं है। दूसरी चीज जो बार बार मैं आपके सामने रख रहा हूं, और उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों जो प्रासंग हैं एक जैसे हैं। एक जगह ये बेचारी हमारी जो बेटियां हैं जिन्होंने भारत और हरियाणा दोनों के लिए गौरव का, पदों का अंबार लगाया, वैसे ही आसाम की भी एक बेटी है जो यूथ कांग्रेस की अध्यक्षा थी। उसके साथ जिस प्रकार से घटनाक्रम हुए, उसने आरोप लगाए हैं, उस पे स्वाति जी बिल्कुल चुप हैं। और साथ के साथ ये भी बात है कि वर्धन यादव हरियाणा से आते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या करा उनके खिलाफ, या बीवी श्रीनिवास के खिलाफ राहुल गांधी ने क्या करा। तो ये जो विषय है, तो ये बोलेंगे कि हम उसके बारे में इंक्वायर करेंगे। ऐसे ही वहां के मुख्यमंत्री ने भी बोला कि इसके बारे में इंक्वायर होगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बोला कि जो भी रिपोर्ट दोषी जिसको ठहराती है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और मैं इसकी गारंटी लेता हूं। तो मेरे को ये बताइए, जब एक मुख्यमंत्री भी बीच में इन्वॉल्व हो गया और वो दे रहा है गारंटी, तो उसके बाद और क्या जवाब आप दीजिएगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जी स्वाति जी। जी, ये जो बार बार कंपैरिजन करके ना यहाँ फिर से डाइवर्जन की, बस इनको डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो मेन खबर है उससे हटा के। आप जवाब क्यों नहीं देती हैं? सुनिए, दे रही हूँ सर, आप थोड़ा सा धैर्य रखें सर, दे रही हूँ जवाब भी। ऐसा अभी तक कांग्रेस ने कभी भी इनके सपोर्ट में कुछ बोला है? अभी क्या कांग्रेस ने इस इंक्वायरी के ऊपर क्वेश्चन किया है? कुछ भी नहीं बोला है। हम इंक्वायरी कर भी रहे हैं और साथ भी देंगे और कोऑपरेट करेंगे। हम कोऑपरेट करेंगे और हम कर रहे हैं, उनको कोई छिपा नहीं रहा है। लेकिन रमन मलिक जी, जो रवैया आपका लग रहा है उससे लग नहीं रहा है। और मैं आपको एक बात और जरूर मैं आपको इस शो पे बोल दूं। क्या रवैया, क्या ये होता है कि किसी आपको कल को नहीं, आप दूसरों की कमियां गिना के या फिर दूसरों पर दूसरे मुद्दों को उठाकर आप मुद्दों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। आशीष जी, अगर स्वाति जी वहां बैठे बिठाए मेरे ऊपर आप पॉस्को की कंप्लेंट डाल दें, नहीं, स्वाति जी तो डाल ही नहीं पाएंगी। मैं तो पुरुष हूं, मेरे पास 18 से नीचे डाल पाएंगी ना, उम्र नहीं है, वो स्वाति जी नहीं डाल पाएंगी। जी, इन बातों का मजाक ना उड़ाए रमन जी, गंभीर मामला है, पॉस्को का मामला है सर। मैं बार बार वही बात कर रहा हूं, प्रूवन अंटिल गिल्टी वाला प्रसंग नहीं लगता, मैं मान लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके लिए जस्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, कि वो सर्कमस्टांसेस और क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स थे। इतनी जांच तो होनी चाहिए ना, या नहीं होनी चाहिए? एक और बात क्लियर कर दूं आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए, कि पॉक्सो की कंप्लेंट को 1 साल के अंदर कंप्लीट करना होता है। पॉक्सो आप रजिस्टर करिए एफआईआर 1 साल के अंदर। इतना तो आपकी ये जो आप कमेटी आपने बनाई है सिर्फ एक ऑप्टिक्स के लिए, विजुअल दिखाने के लिए, कि हमने मेरी कॉम जी को उसका हेड बना दिया और वो लीड कर रही है। अरे मेरी कॉम जी खुद एक बेनिफिशियरी। मेरी कॉम जी पे विश्वास नहीं है? मुझे इस कमेटी में देखिए, ये पॉलिटिक्स सामने आ गई। नहीं, आप ये पॉलिटिक्स आ गई। कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है, ये अभी निकलेगी और निकलेगी। कांग्रेस की बात भी नहीं है सर, ये तो नारी सम्मान की बात है। ये कांग्रेस की पॉलिटिकल बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं इसको पॉलिटिकल टर्न देना चाहूँ, आपके बृजभूषण अगर मैं इसको पॉलिटिकल टर्न देना चाहूँ, आशीष जी, इतिहास में देखिए बृजभूषण शरण जी किस किस से चुनाव लड़े हैं।
ब्रिजभूषण जी ने जनवरी में रेसलिंग क्या फेडरेशन के चुनाव में कौन कौन कैंडिडेट खड़े हुए हैं देखिए। बोलूंगा तो सुनामी आएगी। रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव में कौन कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है देखिए जरा। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप इतने सर आराम से आप बताइए ना कौन कौन, कांग्रेस से कोई खड़ा हुआ है? पहले मेरी बात तो पूरे होने दीजिए। आप सब जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते किसी बात का? अरे आप बताइए ना, अपने आप निकलेगा। आशीष जी अपने न्यूज रूम को बोलिए चेक करके बताएं। मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आएगी। वो आप क्या चेक कहना करके चाहते नहीं रमन जी ये बताइए कि उनके खिलाफ कौन चुनाव लड़ा कौन चुनाव नहीं लड़ा, मैं उस मुद्दे पर जा ही नहीं रहा हूं। सवाल बड़ा सीधा सा है, देश का सवाल यही है कि एक बेटी ने जिसकी उम्र 18 साल से कम है पॉस्को के तहत एक शिकायत दर्ज कराई है, क्या उस पर एफआईआर होगी या नहीं होगी? बिल्कुल जो कानून कहता है वही होना चाहिए। नहीं, कानून तो ये कहता है कि एफआईआर तुरंत होनी चाहिए। ज्योति जी हमारे साथ में है। ज्योति जी कानून क्या कहता है? जी सर कानून बिल्कुल ये कहता है जैसे ही कंप्लेंट रजिस्टर होगी तो इनको एफआईआर रजिस्टर करनी ही है। पुलिस इज बाउंड, ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर दी एफआईआर। और जो सर ये बता रहे हैं कि ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही है, ओवरसाइट कमेटी जो है इंक्वायरी कर रही है, सर वो एक अलग हो गया। वो फोरम उनके लिए है कि कमेटी में वो कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी करते हैं तो एफआईआर रजिस्टर करनी होगी। पुलिस ये नहीं बोल सकती कि ऑलरेडी कमेटी में मैटर पेंडिंग है तो हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। अगर रमन जी का कहना सीधा सीधा ये है कि क्योंकि कमेटी में मैटर पेंडिंग है तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, तो रमन जी आप यहाँ पर गलत हैं। बिल्कुल एफआईआर नहीं ज्योति जी बड़ा सीधा सा है, कमेटी में मैटर पेंडिंग हो, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग हो या कहीं भी मैटर पेंडिंग हो, कोई भी दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और एफआईआर रजिस्टर उन्हें करनी होगी। एक्सप्लेनेशन सवाल बस यहाँ नियत का है, क्यों भारद्वाज जी? बिल्कुल जी अरविंद जी सवाल बस नियत का है कि आप एफआईआर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं या नहीं? नहीं बिल्कुल, देखो पुलिस ने डिले किया है, पुलिस को खुद ही कर देनी चाहिए थी, इसमें कहीं संदेह की बात नहीं रहती। पर फिर भी एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से हमारी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो बोल रही है, पॉलिटिकल जो एंगल है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इसका राजनीतिकरण कर रही है इस विषय का। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे खिलाड़ियों की जो भावनाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, युवा साथी हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनकी फीलिंग्स इसके साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस को भी राजनीति इस विषय पर नहीं करनी चाहिए। नहीं राजनीतिकरण यहां पर कांग्रेस नहीं कर रही है। देखिए दरअसल आप जनवरी के घटनाक्रम को देखिए, जनवरी में क्या कहा गया पहलवानों की तरफ से कि हम किसी राजनीतिक पार्टी को मंच साझा नहीं करने देंगे, कोई नेता नहीं आएगा, हम थाने नहीं जाएंगे, हम अदालत नहीं जाएंगे। लेकिन जब उनके ग्रीवांसेस पूरा नहीं होंगे तो क्या करेंगे वो? सर मैं वही जानना चाहता हूं, देश भी यही जानना चाहता है। नहीं मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स कर रही है, उसको भी उस एंगल को भी समझना होगा। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा खुद जहां तक जानकारी थी वो खुद अध्यक्ष बनना चाह रहे थे जी, उनके जो संघ के, तो ये इसके पीछे अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है कांग्रेस का, जो इसे इस मौके को भुनाना चाह रहे हैं। महावीर जी आपने भारद्वाज जी को सुना, भारद्वाज जी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में राजनीतिकरण हो रहा है। इस राजनीतिकरण से सीधा नुकसान तो खिलाड़ियों का हो रहा है और देश का हो रहा है। हाँ देखिए सर, हमारे टूर्नामेंट अब तक जो 4-5 नेशनल चैंपियनशिप हो जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस काम को जितना जल्दी निपटा सके, जितने जल्दी चुनाव होकर नई फेडरेशन बन जाए ताकि कोई और लांछन ना रहे, तो मेरा तो यही कहना है कि जो कुछ है वो सब बंद होकर तुरंत इस चीज का हल निकल जाना चाहिए। लेकिन आप ये भी बता दीजिए कि क्या पहलवानों द्वारा जो राजनीतिक मंच दिया जा रहा है दूसरे पार्टी के नेताओं को या किसी भी पार्टी के नेताओं को, क्या वो सही माना जाए? सर मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता, मैं द्रोणाचार्य अवार्डी हूँ, मैं केवल कुश्ती के बारे में जानता हूँ। वो बहुत गलत हो रहा है, पहलवानों की ट्रेनिंग खराब हो रही है, रेसलिंग का हमारा सतर गिर रहा है। अगर टूर्नामेंट नहीं होंगे तो हमारे पहलवान क्या करेंगे? इसलिए रेसलिंग इंडिया में लॉस में जा रही है। केवल मैं इस बारे में इतना जान सकता हूँ। महावीर जी ये भी बता दीजिए कि जो पिछले 5-6 दिनों का जो ये लॉस है वो कितना आगे चलकर ये नुकसान देता है? अगर 6-7 दिन जो पहलवान हैं वो अखाड़े से दूर रहें, मैच से दूर रहें, 1 हफ्ते 2 हफ्ते या इस तरह की मानसिक परेशानी से गुजरे, तो कितना ज्यादा उनके खेल पर प्रभाव डालता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज का। मैं कह रहा हूँ जो रियो ओलंपिक में हमारे पहलवानों को डिस्प्यूट हुआ था तो उसके कारण हमारे मेन में कोई मेडल नहीं आया।
वरना 2 मेडल हमारे मैन में लंदन में आए थे और फिर टोक्यो में आए, तो रियो में भी हमारे मैन में 2 मेडल आने चाहिए थे, किंतु पहलवानों को आपको पता है किस तरह डिस्प्यूट हुआ और उसका फर्क दूसरे वजन के पहलवानों पर भी पड़ा और हमारा कोई मेडल नहीं आया। यही असर यहाँ पड़ने जा रहा है। और आने वाले क्या, अभी पीछे एशिया चैंपियनशिप हुई, उसमें कहाँ तो फ्री स्टाइल में 7-8 मेडल थे और कहाँ केवल हम 3 मेडल पर सिमट गए। अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो देश की रेसलिंग बहुत नीचे जाएगी और रेसलिंग की छवि भी खराब हो रही है। तो इसलिए मेरा तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट है एज कोच होने के नाते कि इस काम को जल्दी निपटाया जाए और जो दूध है उसको दूध का दूध और पानी का पानी सामने मनोज जी, आपने महावीर विश्नोई जी को सुना, है। एक बार यह भी बता दीजिए कि आने वाले समय में कितने टूर्नामेंट हैं और ये जो धरना चल रहा है, और अगर ये लड़ाई लंबी खिंच जाती है तो कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप देखें तो इस साल, क्योंकि पहलवानों ने बहुत सोच समझकर, जितेंद्र भी आप मुझसे इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत अगला महीना जो है मई का, उसमें बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन जून का महीना जो है, जब तक चुनाव नहीं होते, वहाँ बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट है। ससारी कप है, ससारी कप पे भी जितेंद्र आप भाग ले चुके हैं, और उसके अलावा ससारी कप जो कि इटली में होता है, जासा डोगू टूर्नामेंट है, वो प्रभावित हो सकता है। और अभी जगरेब में, जॉर्जिया के शहर जगरेब में जो पहला रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था, उससे पहलवानों को बहुत नुकसान हुआ और भारतीय पहलवान एक कांस्य पदक ही हासिल कर पाए, क्योंकि ये सब रस्साकशी चल रही थी। और उसके अलावा अभी कोई और टूर्नामेंट, रैंकिंग टूर्नामेंट, वो भी जो है आपको जून में दिखाई देगा। कितना फर्क पड़ता है बाहर की स्थितियों का, क्योंकि आज आपने देखा कि आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे सुबह, बजरंग पुनिया, आप, विनेश फोगाट, सब ने यहीं पर जंतर मंतर पर अपना अभ्यास किया। तो कितना इससे फर्क पड़ता है और कितना आपकी मनस्थिति पर फर्क पड़ता है तैयारी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसे हमें पर्सनली नहीं, हमारे देश को भी नुकसान है, क्योंकि आपको भी पता है इस साल हमारा एक तो ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट है और एशियन गेम्स के 2 मेजर टूर्नामेंट हैं, और उससे पहले रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट है, और उससे पहले जो अभी जो रैंकिंग हुई थी उसमें हमें बिल्कुल भी मेडल प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग रहा है इसमें, रेसलिंग में। और हमारा एक रेसलिंग एकमात्र ऐसा गेम है जो लगातार 3-4 ओलंपिक में मेडल दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ओलंपिक में सिर्फ कुश्ती ही एकमात्र ऐसा खेल है जिस पर आज हर पहलवान गर्व करता है और हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, क्योंकि 2008, 2012, 2016, 2020 इन चारों ओलंपिक में भारत को कुश्ती ने ही ओलंपिक में मेडल दिलाया है। तो अब यहाँ पर क्योंकि प्रदर्शन का इन सब जो हालिया घटनाक्रम है उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर असर देखने को मिला है। हालांकि अब अमन ने पिछले दिनों स्वर्ण पदक जीता था एशियन चैंपियनशिप में, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो हम खाली हाथ ही लौट रहे हैं। जगरेब में भी एक ले देकर एक कांसा हमें हासिल हुआ, जहां हम कई गोल्ड मेडल जीत सकते थे। तो रमन मलिक जी, मुझे लगता है कि आप मनोज जोशी जी को सुन रहे होंगे। मनोज जोशी जी बड़े विस्तार से बता रहे थे, लंबा अनुभव है उनका खेल में, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं, जो कह रहे थे कि किस तरह से नुकसान हो रहा है।